नमस्कार, SKI मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जिसको अभी तक आपने लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है और उसकी खबरों के लिए आपने उसे अपना समर्थन भी दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने आपको मिलवाया था आयुष गुप्ता से, जिन्होंने UPSC क्लियर की और देवास जैसे एक छोटे से शहर के वो बाशिंदे हैं। आपने कहा कि एक एस्पिरेंट से भी बातचीत होना चाहिए आयुष गुप्ता की, ताकि जो तरुणाई छोटे शहर में रहती है उन्हें भी दिशा मिल सके। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं आयुष गुप्ता से एक बार फिर, और उनसे आज बात कर रही हैं एक एस्पिरेंट जो दिन रात मेहनत कर रही हैं UPSC क्लियर करने के लिए। उनका नाम है इंशा खान। तो आज दोनों की बातचीत आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं स्टूडियो। आयुष जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बेसिक कहाँ से शुरू किया, मतलब आपने आपकी प्रिपरेशन का जो बेस था वो कैसे बनाया? देखिए, किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए उसकी नींव बहुत ज़रूरी होती है और ये नींव बचपन से ही रखी जाती है। और मेरे केस में इसका सबसे पहला श्रेय मेरी माताजी को जाता है, जो खुद एक टीचर है और उन्होंने हमेशा ही मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है। और सेकेंडली उसके बाद इसका श्रेय मेरे स्कूल को जाता है। आपने जब तैयारी शुरू की तो आपको बेसिक क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए प्रिपरेशन में? जिस तरह से आप जानते हैं, हम जानते हैं कि हम एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां रहती हैं जो एक फेस करना पड़ती हैं। तो मैं वो जानते हैं आज हम आयुष जी से। अगर हम देखा जाए तो जैसे हम एक स्मॉल टाउन को बिलोंग करते हैं और यहाँ पे UPSC का या इन सब एग्ज़ाम्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ या कल्चर नहीं रहा है, तो एक्चुअली इसमें मेरा सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन मेरे कॉलेज का रहा है IIT दिल्ली से, जहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम की तैयारी करी थी और मुझे इंस्पायर किया। जब वहाँ पे कुछ रैंक्स अच्छी आती थी तो ऐसा लगा कि हाँ, इस तरह आना चाहिए। और अगर हम आज देवास के दृष्टिकोण से देखें तो कोचिंग एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आपको कहीं तैयारी करनी है तो या आप इंदौर जाएंगे और अप डाउन करेंगे, वो काफ़ी हेक्टिक भी होता है और काफ़ी प्रॉब्लम देता है स्टूडेंट्स को। तो इसका एक सॉल्यूशन तो आज जो ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री है वो एक अच्छा साधन है। और अगर कोई मतलब इतने रिसोर्सेज हैं और दिल्ली जाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है या कहीं बड़ी कोचिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक UPSC एस्पिरेंट हूँ और मैं सर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, इसलिए मैं सभी एस्पिरेंट्स के बिहाफ पर सारे क्वेश्चन सर से पूछना चाहती हूँ। तो सर, सभी एस्पिरेंट्स के बिहाफ पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं इस कोविड काल में सभी एस्पिरेंट्स के लिए प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल हो गया है, जैसा कि मेरे लिए भी हो गया था। और मैं भी इस परेशानी से गुजर रही हूँ कि कोचिंग का क्या करें या सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी में हम बैलेंस करके कैसे चलें, क्योंकि इस कोविड काल में कोई भी बच्चा कोचिंग नहीं जा पा रहा है। तो आप प्लीज़ इसका कुछ सोल्यूशन बताइए। देखिए, जैसे हम अगर बात करते हैं कि कोरोना में हमें प्रॉब्लम हुई है, तो ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है और सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और इसके लिए सबसे पहला तो है कि हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और जब तक हमारी हेल्थ सही नहीं रहेगी हम बाकी कुछ ना प्रिपेयर कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। अब रही बात कोरोना रहते हुए, लॉकडाउन रहते हुए हमें कैसे तैयारी करनी है, तो इसके लिए हम थोड़ा एक्सरसाइज और मेडिटेशन टाइप कर सकते हैं जिससे हमारा फोकस बना रहे। और दूसरी बात है, हमें टारगेट्स बनाने होंगे कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। हमारा वीकली टारगेट हो सकता है, डेली टारगेट हो सकता है, और अगर हमारा फोकस उसी तरफ हो कि हाँ हमें ये अचीव करना है ये टारगेट, तो हम उस तरह आगे बढ़ सकते हैं। और मेन बात यही है कि जिस तरह हमने देखा कि कोरोना के स्टार्टिंग में इंडिया में PPE किट्स और मास्क की कमी थी, बट विद इन फ्यू डेज़ हम उसे एक्सपोर्ट करने लग गए थे। तो इसी तरह हमें भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप एक UPSC क्लियर करेंगे, आप एक ऑफिसर बनेंगे, तो आपके सामने जो चैलेंजेस रहेंगे, वो जो एग्ज़ाम में चैलेंजेस है उससे बहुत ज़्यादा आपके लिए वो चैलेंजिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और एक बार आपने ये कॉन्फिडेंस ले आए कि हाँ मुझे ये करना है, उसके बाद अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएंगी। आप लंबा सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको इसलिए शॉर्ट टारगेट्स बनाने चाहिए, वीकली हो गया, डेली हो गया, इस तरह से। आयुष जी, आप हमें ये बताइए, ये एक एस्पिरेंट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहता है और सभी एस्पिरेंट्स का ये सवाल है कि एक छोटे शहर में रहते हुए, एक कंजर्वेटिव एरिया में रहते हुए, जिन एस्पिरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है ज़्यादा और जो कहीं बाहर जाके प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज में सेल्फ स्टडी पे फोकस कैसे रखें और कैसे क्या करें?
ये बात सही है कि अगर रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो प्रिपरेशन करने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन अगर आपका टारगेट इतना बड़ा है तो आपको थोड़ा सोच के किसी न किसी तरह अपने रिसोर्सेज बनाने होंगे। और आज के टाइम में जब डेटा इतना आसानी से मिलता है सबको, इंटरनेट अवेलेबल है, तो इंटरनेट पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। आप अगर टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखें या यूट्यूब पे भी काफ़ी फ्री वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो आप उनसे पहले अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो फ्री में काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं, आप उसको पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। और उसके अलावा जो बुक्स होती है, जो बेसिक बुक्स NCERT और ये सब होती है, ये भी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे फ्री में अवेलेबल है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगी कि हमें मटेरियल कहाँ से लाना है, और इस तरह से आप दूसरे जिन्होंने क्लियर किए एग्ज़ाम, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं कि कहाँ से मटेरियल अवेलेबल है। और ऑनलाइन आजकल काफ़ी सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल है। अब रहती बात की मेन बात इंपॉर्टेंट आती है, जो फ्री में अवेलेबल नहीं है वो टेस्ट सीरीज़ है, और टेस्ट सीरीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा, या आप खुद से करिए या आप किसी से हेल्प लीजिए, कोई ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट सीरीज़, अगर आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए जो बाकी आपकी तैयारी है वो उतनी यूज़फुल नहीं रहेगी। तो थोड़ा बहुत आपको खुद से रिसर्च करना है, मटेरियल ऑनलाइन कैसे अवेलेबल है, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत अरेंज करेंगे। तो ऑनलाइन ये काफ़ी अच्छा मीडियम है आज के स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए। और कोविड में जहाँ हम एक नेगेटिव बोलते हैं कि हम कहीं बाहर जाके कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका ये फ़ायदा भी हुआ है कि सारी कोचिंग्स ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है, और इससे मोर एंड मोर एस्पिरेंट्स आर एबल टू स्टडी। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों को कोचिंग ना मिलने से राइट गाइडेंस नहीं मिल पाता है, एक राइट पाथ नहीं मिल पाता है सभी एस्पिरेंट्स को। तो एक राइट गाइडेंस कैसे हासिल की जाए, अपने आप को एक सही पाथ पर कैसे रखा जाए? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होता है, और ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जी। अब हम किस तरह से, अगर हमें देखना है कि इसमें क्या तैयारी करना है, तो सबसे हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो होते हैं उसकी तैयारी करनी होगी। तो वो आसानी से अवेलेबल होते हैं, हम एक बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ लें तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में पूछा क्या जाता है। उसके बाद जो बेसिक बुक्स होती हैं वो NCERT की किताबें ही होती है, और वो हमें काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए। मतलब उसमें सब कुछ बेसिक होता है, और बिना आपका अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आप आगे की किताबें अगर कुछ पढ़ना भी चाहेंगे तो आपको उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स में तो सिर्फ NCERT की किताबों से भी हो सकता है, और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको कुछ और किताबें भी पढ़नी होंगी, लेकिन बेसिक तो यही रहता है। उसके बाद अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस आंसर राइटिंग पे फोकस होता है, और मेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पेपर कंप्लीट करने की प्रॉब्लम होती है। तो जो आपकी स्पीड होती है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छी स्पीड के साथ भी जो एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए वो रहना चाहिए, तो ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उन्हें अच्छा लगे कि यार इन्होंने बहुत मेहनत करके आंसर लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करना होंगे, क्योंकि अगर आप पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप काफ़ी कुछ मार्क्स मिस कर जाएंगे। तो ये आपकी मेंस की स्ट्रेटेजी होती है। और इंटरव्यू में जो इंटरव्यू का जो सिलेबस दिया हुआ है UPSC ने, आप अगर उसे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो अगर आप उसको डिवीज़न करेंगे अलग अलग पॉइंट्स में तो आपको काफ़ी आसानी से थोड़ा पता पड़ जाएगा। उसके अलावा यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स के मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं सभी एस्पिरेंट्स के बिहाफ पे आयुष जी से एक ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ ऑप्शनल को लेके। सर, आपका ऑप्शनल क्या रहा, और एक एस्पिरेंट अपना ऑप्शनल कैसे डिसाइड करे? ट्रेंड को देखते हुए डिसाइड करे या उसके इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड करे? देखिए, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, और ऑप्शनल डिसाइड करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है एस्पिरेंट्स के लिए, मेरे लिए भी थी। और काफ़ी लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि किस में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, या किस में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, या कौन सा ट्रेंड चल रहा है। बट मेरे हिसाब से आपका ऑप्शनल वो होना चाहिए जो अगर आपको 6 महीने कोई पढ़ा है तो आप वो पढ़ सकें। अगर आप 6 महीने तक उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल काफ़ी डीप होता है और उसको पढ़ने के लिए 4-5 महीने तो लगते ही हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट ले लें जिसमें मार्क्स ज़्यादा आते हों, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कहा जाता है कि टॉपर्स के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट को 6 महीने तक नहीं पढ़ सकते तो आपके उसमें मार्क्स
मार्क्स नहीं आएंगे। तो अगर आपने जनरल स्टडीज़ की तैयारी करी है तो आपको एक फेयर इनफ आइडिया हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप उस हिसाब से अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। और अगर मेरी बात रही तो सबसे पहला तो यही रीज़न था कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी वाइड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जब आप जीएस की तैयारी करते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का कॉमन रहता है, जैसे पॉलिटी आता है, मॉडर्न इंडिया आता है, और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस पूरा आता है, और थोड़ा ऐसे और एथिक्स में भी इसकी हेल्प मिलती है। तो ये जो फैक्टर है ये सेकेंडरी फैक्टर है। जो मेन फैक्टर था वो यही था कि हमें ऐसा सब्जेक्ट चुनना है जो हम इतने टाइम तक पढ़ सकें। आयुष जी, ये तो मेरे सवाल थे सबकी तरफ से, और अब आप बाकी सभी दर्शकों को और बाकी एस्पिरेंट्स को आप अपनी तरफ से क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप प्लीज़ बताइए। मैं सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको अपने अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस रखना होगा। आप जिस भी फील्ड में, ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट आप किसी भी फील्ड में, अपनी जॉब में या कहीं भी, आपको सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद जो आपके टारगेट्स हों, जो आपके गोल्स हो, वो काफ़ी रियलिस्टिक होने चाहिए। और आपका टारगेट हमेशा यही होना चाहिए कि हाँ ये जो मेरा टारगेट है मुझे ये अचीव करना है। यू कैन टेक वन डे एट ए टाइम कि हाँ ये आज का टारगेट है, ये मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हुआ है। अगर अब हम यूपीएससी की बात करें तो ये एक काफ़ी लंबी एग्ज़ाम होती है, और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है आपका पेशेंस और एक है आपकी कंसिस्टेंसी। तो आपको इन दोनों को हमेशा अपने साथ रखना होगा, क्योंकि हो सकता है आपका प्रीलिम्स एक क्वेश्चन से हो जाए, या हो सकता है आपका प्रीलिम्स एक क्वेश्चन के कारण नहीं हो, जिसके कारण आप मेंस और इंटरव्यू नहीं दे सकते, और अगर आपकी मेंस की तैयारी अच्छी हो तो आपका रैंक भी आ सकता था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एक आध साल हो सकता है कि आपको सेटबैक लगे, लेकिन ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 3-4 अटैम्प्ट नहीं होने के बाद डायरेक्टली फर्स्ट अटैम्प्ट मेंस में ही अपनी बहुत अच्छी रैंक लाई है। तो आपका हमेशा फोकस अपनी कंसिस्टेंसी और पेशेंस पे होना चाहिए, और आपका फोकस आपकी फैमिली और आपका जो रिलेटिव हैं और आपका जो आपका बैकग्राउंड है आप वो भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो ये सिर्फ एक आपका अचीवमेंट नहीं होगा, ये आपकी फैमिली का अचीवमेंट होगा, ये आपके बैकग्राउंड का अचीवमेंट होगा, आपकी सिटी का अचीवमेंट होगा। तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं। Thank you so much, Ayushi, that you gave your important time to us, and many congratulations and greeting to you and for your future. Okay. I'll say thanks a lot, and it was a very nice interview. Thank you. Okay, thank you so much.